दोस्तों अगर आपको पेटेंट्स एक्ट के सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि आपका पेटेंट एक्ट आधा आपको समझ में आ गया। जी हाँ दोस्तों, 50% 50% पेटेंट्स एक्ट आपको समझ में आ गया अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन पे गौर कर लिया। सेक्शन नंबर 2 हमें क्या बताता है? डेफिनेशंस। और ये सारी डेफिनेशंस आज हम समझेंगे और समझने के साथ साथ मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे कि आपको ये डेफिनेशंस हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और डेफिनेशंस हमें नहीं याद करनी, हमको डेफिनेशन के साथ में जो सेक्शंस दिए गए हैं हमें वो सेक्शंस पता होने चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, सेक्शन नंबर 21 जे। अगर जे को मैं याद करूं, एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊं, तो जे को हम क्या बोल सकते हैं? जुगाड़। जुगाड़ मीन्स अगर हम एक नॉर्मल अपनी रियल लाइफ उससे सिनेरियो से अगर हम कंपेयर करें तो जुगाड़ मतलब क्या? इन्वेंशन। तो इसका मतलब सेक्शन नंबर 21 जे क्या हमें बताता है? इन्वेंशन। ऐसे ही मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक से पूरी डेफिनेशंस याद करा दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास, दैट इज द पेटेंट्स एक्ट 1970 सेक्शन नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 है प्रीलिम्स, है आपका प्रिलिमिनरी। और सेक्शन नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन दी गई है। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 2 और इसका सब सेक्शन है 1 और उसका सब सेक्शन है ए बी। मतलब अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? 21 ए बी। अब देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका आप इससे ऐसे याद कर लीजिए। ए बी मतलब अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को आपने असाइनी बना लिया है। तो आप यहां पर समझिए ए बी मतलब किसकी बात हो रही है यहां पर? असाइनी। देखिए, हंसने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब चीज़ें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊं जिसके आपको जिसके लिए मतलब आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑड लगे, बट आप समझिएगा इन चीज़ को, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहला है हमारा दोस्तों सेक्शन नंबर 21 ए बी, असाइनी। अब असाइनी का मतलब समझिए यहाँ पर क्या डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। असाइनी इंक्लूड्स एन असाइनी ऑफ द असाइनी। असाइनी इंक्लूड्स एन असाइनी ऑफ द असाइनी एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड असाइनी। डिसीज्ड मतलब मान के चलिए डेथ, ठीक है। डिसीज्ड असाइनी एंड रेफरेंस टू द असाइनी ऑफ एनी पर्सन इंक्लूड रेफरेंसेस टू द असाइनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ दैट पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये बोल रहे हैं असाइनी वो होता है, जैसे मान लीजिए जिसको हम अपने राइट्स असाइन करते हैं, जिसको हम अपने राइट्स जो पेटेंट के राइट्स हैं वो अगर हम किसी को असाइन करते हैं तो वो हुआ असाइनी। असाइन मतलब आप ये समझिए ट्रांसफर, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो होगा असाइनी। और असाइनी का भी असाइनी हो सकता है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है कि असाइनी का भी असाइनी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया, असाइनी कौन होता है? जिसको हम अपने राइट्स, जो हमारे पास पेटेंट के राइट्स हैं, वो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं या उसको असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा असाइनी कौन हो सकता है? असाइनी का भी असाइनी हो सकता है। इसके साथ साथ उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका असाइनी है, असाइनी ने क्या किया? दूसरे को किसी और को असाइन कर दिया, तो असाइनी से असाइनी हो गया। अब मान लीजिए कोई एक असाइनी है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जब डेथ हो जाएगी उस केस में कौन होगा असाइनी? उस केस में होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलिए ये लीगल हेयर। जैसे मान लीजिए कि कोई फादर है, अगर उनकी डेथ हो जाती तो सीधी सी बात है उनका आगे जो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, लीगल हेयर कौन होता है? उनका बेटा ही तो होगा। तो सेम वही चीज़ है कि अगर असाइनी का असाइनी होता है और अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भी असाइनी माना जाएगा, ठीक है। ये है हमारी चैप्टर नंबर 21 ए बी। चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 21 ए बी। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21 ए सी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए सी है, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सी ए हो जाएगा। तो सी ए का मतलब है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन in relation to an invention means that the invention is capable of being made or used in an industry। इसको मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूँ, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो आपका जो भी इन्वेंशन है वो इंडस्ट्री के लिए पर्पसफुल है या फिर नहीं है, इंडस्ट्री में उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेक्शन नंबर 21 ए बी अमिताभ बच्चन असाइनी, 21 ए सी ए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सी ए से हमारी स्पेलिंग स्टार्ट हो जाती कैपेबल, तो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 121 एफ। एफ को मैं याद करने के लिए इसको मैं रिलेट करता हूँ फैमिली से। फैमिली में भाई सबके पास, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली है, फादर फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है उनके पास एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है। फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है, जैसे आपके फादर हो सकते हैं या आपके बाबा जी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, नाना हो सकता है, कोई भी हो सकता है,
वो एक तरह से क्या होता है, वो एक तरह से अपने आप को समझते हैं कि हम ही इस घर के मुखिया, हम ही सब कुछ हैं। तो एक तरह से एक्सक्लूसिव लाइसेंस, मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव, मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ, आप इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया आपके जो है ग्रैंडफादर हो गए या फिर और भी फादर वगैरह होगा, वो नहीं, उससे रिलेट मत करिएगा। ये स्टोरी के तौर पे बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। आपको जैसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में सेक्शन नंबर 21F में बताइए किसकी डेफिनेशन है, तो आपको याद आएगा कि सर ने मुझे बताया था एफ से फैमिली, फैमिली मतलब एक्सक्लूसिव, एक ही मतलब हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस की बात हुई थी, ठीक है। और एक्सक्लूसिव लाइसेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब क्या है? इट मीन्स अ लाइसेंस फ्रॉम अ पेटेंटी विच कन्फर्स ऑन द लाइसेंसी, मतलब एक पेटेंटी है वो अपना लाइसेंस दे देता है लाइसेंसी को, और ऑन द लाइसेंसी एंड पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय हिम टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पर्सन्स इंक्लूडिंग द पेटेंटी। मतलब मान लीजिए मैं पेटेंटी हूँ, मुझे पेटेंट राइट्स मिल गए, तो मैं कौन हुआ? मैं पेटेंटी। पहले एक बेसिक टर्म समझिए कि क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि इन्वेंटर कौन होता है, पेटेंटी कौन होता है। इन्वेंटर वो जिसने इन्वेंट किया, पेटेंटी जिसको पेटेंट मिला। अब इस केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए इन्वेंटर जो है उसको ही पेटेंट मिल गया। मान लीजिए मैंने कोई इन्वेंशन बनाया, ठीक है, तो मैं क्या हुआ? मैं हो गया इन्वेंटर, और मुझे ही पेटेंट मिल गया, तो मैं क्या हो गया? पेटेंटी। अब किसी केस में मान लीजिए क्या हुआ, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी किसी इंडिविजुअल को पेटेंट नहीं देगी, कंपनी के नाम पे पेटेंट मिलेगा। तो मान लीजिए मैंने वहाँ पर कुछ कंपनी में काम करता हूँ, मैंने कोई इन्वेंशन कर दिया, बना दिया, तो लेकिन मैं हुआ इन्वेंटर, लेकिन पेटेंटी कौन होगा? पेटेंटी होगी वो कंपनी, ठीक है, उसको पेटेंट मिला है, वो होगी कंपनी। तो ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। समझ में आ गया? अब ऐसे ही बात हो रही है एक्सक्लूसिव लाइसेंस की। तो यहाँ पर और आपको मैंने असाइनी भी बता दिया कौन होता है। असाइनी जिसको हम पेटेंट राइट्स असाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वो असाइन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है अ लाइसेंस फ्रॉम अ पेटेंटी विच कन्फर्स ऑन द लाइसेंसी, जिसको हमने अपना लाइसेंस दे दिया वो लाइसेंसी हो गया। वो कौन हो गया? लाइसेंसी। अब मतलब ये है कि अब मतलब वही एक्सक्लूसिव यूज कर सकता है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को भी नहीं दे सकता, और इंक्लूडिंग पेटेंटी को भी नहीं दे सकता है। यही है हमारा एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। और डिटेल में आपको अगर इसके बारे में जानना है, आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, सेक्शन नंबर 21I। सेक्शन नंबर 21I, आई से आप ऐसे रिलेट करिए इसको, हाई, हाई मतलब आई, हाई मतलब आई, अब आपको याद आ जाएगा। आई मतलब हाई यानी कि हाई कोर्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मीन्स द हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में बी। क्या बोला गया है कि हर एक अपने स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, जहां पर भी उनके हाई कोर्ट हैं वहीं पर इन केस की सुनवाई करी जाएगी। तो ये उस हाई कोर्ट की बात करी गई है। अगर पेटेंट का मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है, तो जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट के हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका यूपी में होता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, एमपी में होगा जबलपुर हाई कोर्ट, तो आप समझ रहे हैं ना। तो हर स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा वहां पर इसकी सुनवाई होगी। और किस सेक्शन में दोस्तों डिफाइन है? 21I, आई मतलब हाई। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 21IA। अब IA से तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका मतलब ही दिया हुआ है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। इंटरनेशनल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? इंटरनेशनल एप्लीकेशन मींस एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। पीसीटी में आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई मान लीजिए अप्लाई करता है, पीसीटी के थ्रू जाता है, अपनी एप्लीकेशन देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। और सेक्शन नंबर 21IA में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन नंबर 21IA। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 मेजर आपकी क्या पढ़ी? डेफिनेशंस पढ़ी। 5 मेजर डेफिनेशंस पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी दोस्तों? सबसे पहले 21AB। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद आ जाएगा। AB मतलब अमिताभ बच्चन, मतलब किसकी बात करी गई दोस्तों? असाइनी, ठीक है। सेक्शन नंबर 21AC किसकी बात करी गई है? AC का उल्टा कर दीजिए, कैपेबल, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? 21AC पढ़ा, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? इसके बाद पढ़ा ओके 21F। 21F। अब F की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर F का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सक्लूसिव लाइसेंस मैंने आपको बताया फैमिली। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 21I, आई मतलब हाई, हाई मतलब हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा आपका 21IA। IA मतलब कि इंटरनेशनल, IA मतलब कि इंटरनेशनल एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपका पीसीटी के थ्रू जाएगी। ठीक, अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपके लेफ्ट में लिख दे रहा हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपके लेफ्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगी। बाकी मैं आपको अलग से दे भी दूंगा, आपको याद हो जाएगी। AB मतलब अमिताभ बच्चन। अब आपसे कोई भी पूछ ले बेटा सेक्शन 21AB बताओ जरा क्या है, आप तुरंत बोलेंगे मैंने अमिताभ बच्चन को असाइन किया था। ठीक है, 21AC अपोजिट, AC का अपोजिट, ठीक है, CA कैपेबल, AC का अपोजिट। F मतलब फैमिली, आई मतलब साउंड, जो जो आप प्रोनाउंसिएट करेंगे, आई मतलब हाई, आई मतलब हाई, हाई, समझ गए ना, हाई कोर्ट। IA इंटरनेशनल एप्लीकेशन। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता अब आप कभी इसको फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी भूलने वाले हैं, क्योंकि आप पेटेंट एजेंट बनने जा रहे हैं, आपको ये डेफिनेशन कभी भी काम आएंगी। ऐसा नहीं कि आपने बस पेपर दे लिया, क्वालिफाई कर लिया। अब वो अलग बात है कि आपका सिर्फ एम है कि बस मुझे पेपर क्वालिफाई करना है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप आगे अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ये सब चीज़ें बेसिक सी हैं। अब आपको मैं डेफिनेशन लिख के दे दूँ, आप उसको याद करेंगे, आप याद करते ही रह जाएंगे, आपको याद ही नहीं होगी, ऐसे आपको सेकंडों में याद हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी कौन कौन सी डेफिनेशन हैं। चलिए, आ जाता है जे, मतलब कि सेक्शन नंबर 21J। क्या बताया था दोस्तों वीडियो की शुरुआत में, जे मीन्स जुगाड़, जुगाड़ मीन्स इन्वेंशन। सो इन्वेंशन का क्या मतलब दिया गया, इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन्वेंशन क्या होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेंशन वर्ड की बात करी गई है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, पेटेंट की पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है। ठीक है, इन्वेंशन कैसा होना चाहिए इन्होंने यहाँ पे बताया है, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोसेस उसमें क्या होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। मैं आपको लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आता है जे ए, इन्वेंटिव स्टेप। अब देखिए जे, मैंने कैसे इसको याद किया, मैंने इसको ऐसे याद किया, जे मतलब जुगाड़, और जुगाड़ का अगला स्टेप, जुगाड़ का अगला स्टेप जे ए। समझ में आया आपको, जे ए जुगाड़ का अगला स्टेप, जुगाड़ का अगला स्टेप, तो समझ में आ गया, जुगाड़ अगला यानी कि जे ए, अगला मीन्स नेक्स्ट होता है, लेकिन मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, जुगाड़ का अगला स्टेप, अगला स्टेप मतलब इन्वेंटिव स्टेप हो गया, तो जे से आपको याद आ गया इन्वेंटिव स्टेप। अब इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है, इट मीन्स अ फीचर ऑफ इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज or having economic significance or both, and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art। मतलब कि कोई एक पर्सन है जो उस फील्ड का जानकार है, उसके लिए ये इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस होना चाहिए। ऑब्वियस मतलब कि जिसको इजीली समझ में आ जाए, नॉट ऑब्वियस मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हो, टेक्निकल एडवांसमेंट हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, तो वो क्या होगा, वो इन्वेंटिव स्टेप होगा। ये भी मैंने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में बताया है, तो वो क्या होगा, इन्वेंटिव स्टेप। सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, सेक्शन आपको कैसे याद करने हैं। तो इन्वेंटिव स्टेप दोस्तों आपको याद हो गया, इन्वेंटिव स्टेप याद आ गया। 21J मतलब कि इन्वेंशन, जे मतलब जुगाड़, जुगाड़ मतलब इन्वेंशन, जे ए जुगाड़ का अगला स्टेप यानी कि इन्वेंटिव स्टेप, जुगाड़ का अगला स्टेप इन्वेंटिव स्टेप। अब के का मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब के मतलब हमने इसको याद किया है, कोर्ट को अगर हम COURT की जगह KORT कर दें तो आपको याद आ जाएगा, कोर्ट। के से हमने इसको याद करने का सिर्फ एक तरीका है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं। को के से मतलब कोर्ट, कोर्ट का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, के से आपको याद आ जाएगा, सर ने बताया था KORT वाला, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोर्ट COAT। तो जो लीगल लोग होते हैं, जो एडवोकेट वगैरह होते हैं, कोट पहन के घूमते हैं ना, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। कोई मान लीजिए किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में कौन उनको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो बोलेंगे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या उनका जो लीगल हायर होगा उसे हम बोलेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए ना आप बात, मतलब कि ऐसा क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, नेम अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन। जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई, फादर की डेथ होने के बाद जो सन होगा उनका, वो कौन होगा, वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यही तो उन्होंने यहां पे लिखा है, अ पर्सन हु इन लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग,
लॉ के अकॉर्डिंग इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है दोस्तों न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन, अब देखिए मैं आप इसको हंसी में ले या मजाक में ले, मतलब मेरा एक तरीका है बस ऐसे चीज़ें को इन्वॉल्व करने का, मतलब कुछ ना कुछ नया मैं ट्राई करता रहता हूँ जिससे चीज़ें याद होती हैं। जब मुझे याद है मैंने पता किया था कि 21J जो हमारा सेक्शन है इसका मतलब होता है जुगाड़। जुगाड़ होता है, जुगाड़ का मतलब मुझे ये पता था कि इन्वेंशन। अब मेरा एक दोस्त आया, उसने क्या किया, इसी जुगाड़ में एक लकड़ी कर दी, इसी जुगाड़ में एक लकड़ी कर दी, तो 21L, और उसने एक नया इन्वेंशन बना दिया, दैट इज़ न्यू इन्वेंशन। सिर्फ याद करने का तरीका है, कोई आप इसको ऑफेंड मत करिएगा, मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं है कि इसको कुछ आप अदरवाइज लीजिएगा, सिर्फ एक बताने का तरीका है, याद करने का तरीका है। आप हंसी में भी ले सकते हैं, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है, आपके ही यूज़फुल आएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सोचना पड़ता है तब जा करके सब सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। 21J मतलब जुगाड़, इन्वेंशन। मेरा फ्रेंड आया, उसने उस जुगाड़ में लकड़ी कर दी, एक नया इन्वेंशन बना दिया। अब यहाँ पर देखिए नया इन्वेंशन क्या है, वहाँ पर इन्वेंशन था, तो उस इन्वेंशन का मतलब क्या बता रहा था वो मुझे, वो बता रहा था पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर है न्यू इन्वेंशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कई बार ये पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्वेंशन और न्यू इन्वेंशन में क्या मतलब है। तो जो ये इन्वेंशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली पेटेंट का कंडीशन या एलिजिबिलिटी बता रहा है। कह रहा है दिस इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें प्रोसेस होना चाहिए जिसमें इन्वेंटिव स्टेप हो, कैपेबल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब न्यू इन्वेंशन क्या बता रहा है, न्यू इन्वेंशन बता रहा है इट मीन्स एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी विच हैज़ नॉट बीन एंटीसिपेटेड बाई पब्लिकेशन। एंटीसिपेशन मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था जब चैप्टर्स याद कराए थे। एंटीसिपेशन मतलब कि डिस्क्लोज, ठीक है, डिस्क्लोज। एंटीसिपेटेड मतलब डिस्क्लोज्ड, मतलब कि एक ऐसा इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी जो कि बाय पब्लिकेशन के द्वारा कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं की गई हो इन एनी डॉक्यूमेंट और यूज्ड इन द कंट्री और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कहीं पर भी वो डिस्क्लोज नहीं की गई हो बाय पब्लिकेशन, कोई उसका मतलब प्रकाशन ना हुआ हो, ठीक है, कहीं पर भी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वो डिस्क्लोज नहीं की गई हो, उसे बोला जाएगा न्यू इन्वेंशन। समझ गए, न्यू इन्वेंशन और इन्वेंशन में आप अंतर समझ गए, डिफरेंस समझ गए। वो पेटेंटेबिलिटी की एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, वो बता रहा है इन्वेंशन। ये न्यू इन्वेंशन बता रहा है कि न्यू इन्वेंशन होता क्या है। बात समझिए, दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा इन्वेंशन जो कि कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया हो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, किसी डॉक्यूमेंट में, कहीं पर भी उसका कहीं कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ द सब्जेक्ट मैटर हैज़ नॉट फॉलन इन पब्लिक डोमेन। सब्जेक्ट मैटर मतलब कि इन्वेंशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, तो इन्वेंशन का जो सब्जेक्ट है उसका जो क्या बोलते हैं उसको सब्जेक्ट ही समझिए, और क्या, वो कहीं पर भी पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। और दैट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब कि जो उससे रिलेटेड जो जो सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे क्या, जैसे आपका पुराने पेटेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, पेटेंट का जो सर्च का हमारा क्राइटेरिया है वो हो जाएगा, आपके जर्नल हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट हो जाएंगी, और आपके रिसर्च पेपर्स हो जाएंगे, मतलब उसमें कहीं पर भी वो नहीं होना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। समझ में आ गया। फिर है 21LA। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया था एल, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, लकड़ी। फ्रेंड आया, उसने एक लकड़ी कर दी, नया इन्वेंशन बना दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए 21LA है, यहाँ पर भी वही सेम मतलब है, बस LA हो गया, तो यहाँ पर लकड़ी का मतलब मैंने ले लिया। लकड़ी मतलब जो बोर्ड होता है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे बोर्ड वगैरह में, जो हमारे टीचर लोग पढ़ाते थे, जो बोर्ड यूज़ करते थे वो लकड़ी का बोर्ड होता था। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया था 2015 में, तो मेरे पास भी जो बोर्ड था, मैंने प्लाई का लकड़ी का बोर्ड बनवाया था, तो मैंने उससे याद किया इसको, लकड़ी का बोर्ड, ठीक है ना। तो ये जो एल है, यहाँ पे फ्रेंड ने लकड़ी करी है, और यहाँ पर लकड़ी मतलब वुड, वुडन, आप समझते होंगे इसको, लकड़ी का बोर्ड। तो बोर्ड से याद आ गया दोस्तों अपोजिशन बोर्ड। क्या याद आया, अपोजिशन बोर्ड। आई होप आपको इतनी डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, और मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कभी नहीं भूलोगे आप। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, अपोजिशन बोर्ड मींस एन अपोजिशन बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 25। अब अगर आप याद करिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, मैंने आपको याद करवाए थे लास्ट क्लास में, चैप्टर्स याद करवाए थे। आपको स्टोरी याद है क्या, जो मैंने आपको चैप्टर्स याद करवाए थे, क्या आपको स्टोरी याद है? आप बता सकते हैं मुझे कि अपोजिशन किस चैप्टर में था, अपोजिशन किस चैप्टर में था, क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? सबसे पहला प्रिलिमिनरी,
ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद चेक किया गया था कि भैया हम एडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन चैप्टर नंबर 2 नॉन पेटेंटेबल। इसके बाद पता चला कि भैया ऐसा अगर है हमारा एडमिशन नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, हम अपनी एप्लीकेशन डालेंगे। चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेशन आपकी पब्लिश होगी, पब्लिकेशन होगा, उसका एग्जामिनेशन होगा। चैप्टर नंबर 4 पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन। ये होने के बाद भैया क्या होगा, कोई ना कोई आ जाएगा अपोज करने, बोली ये कैसे आ गया। चैप्टर नंबर 5 में डिफाइन है दोस्तों अपोजिशन, आपको याद आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर 5 में डिफाइन है अपोजिशन, और मैंने आपको इसके सेक्शन याद करने का भी एक तरीका बताया था, 5 5 25। तो इसमें जो सेक्शन स्टार्ट होते हैं वो 25 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 28 तक जाते हैं। 5 5 25 यानी कि चैप्टर 5 में जो सेक्शन है दोस्तों वो हैं आपके 25 से 28 तक, और यही यहाँ पर बोला है। Opposition board means an opposition board constituted अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 25। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, सेक्शन 25 यानी कि चैप्टर 5 की बात हो रही है, अपोजिशन की बात हो रही है। तो ऑब्वियस है कि चैप्टर 5 का जो सेक्शन 25 है वो किसकी बात बता रहा है, अपोजिशन की बात बता रहा है, क्योंकि हमें पता है ये जो चैप्टर हमारा ये अपोजिशन का है। और आपको याद भी आ गया कि हमारा सेक्शन 25 किस चैप्टर को बिलोंग करता है, चैप्टर 5 को। अब यहाँ पर जो सेक्शन 25 का जो सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 25 का जो सब सेक्शन 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि कंट्रोलर जो होगा, कंट्रोलर एक अपोजिशन बोर्ड बना सकता है और बनाएगा। किस केस में, जब आपका अपोजिशन आता है पब्लिकेशन के बाद और ग्रांट के पहले जो अपोजिशन होता है, कि आपको याद है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वो होता है प्री ग्रांट अपोजिशन। ठीक है। तो जब पब्लिकेशन और ग्रांट के बीच में जब भी अपोजिशन आएगा तो कंट्रोलर के पास ये पावर होती है कि वो अपोजिशन बोर्ड बनाएंगे। और ये अपोजिशन बोर्ड क्या करता है, अपोजिशन बोर्ड दोनों पक्षों को सुनता है, जिसने अपोज किया है और जिसका एप्लीकेशन है, दोनों को सुनता है, हियरिंग उसकी होती है, सब कुछ सुनवाई करता है, उसको समझता है क्या है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करता है। और वो रिपोर्ट किसको दे देता है दोस्तों, वो रिपोर्ट दे देता है कंट्रोलर को। किसको दे देता है, कंट्रोलर को दे देता है। फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि इसमें आगे क्या होगा। ठीक है। तो यही चीज अपोजिशन बोर्ड का मतलब यहां पे दिया गया है। अपोजिशन बोर्ड मींस एन अपोजिशन बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 मींस एन अपोजिशन बोर्ड कंस्टिट्यूटेड, कौन बनाएगा, कंट्रोलर। दोस्तों छोटी छोटी डेफिनेशन है, ऐसे ही याद करो यार, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो, बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट, आपका करियर बन जाएगा हमेशा के लिए, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट क्या रहता है ना कि हमने, अब क्या मैं आपको बोलूँ, चलिए छोड़िए। तो यहाँ तक अब हमें याद हो गया। देखिए कितनी दोस्तों हम लोगों ने 5 और 5 10 डेफिनेशन हमने याद कर ली। पीछे हमने 5 पढ़ी, कौन कौन सी, देखिए 21AB 21AC 21F 21I एंड 21IA। उसके बाद देखिए 21J, जे मीन्स जुगाड़, जे जुगाड़ का अगला स्टेप यानी कि इन्वेंटिव स्टेप हो गया। फिर के मीन्स कोर्ट में जो कोट पहन के जाते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आई, अब यहाँ पर आई नहीं, ये एल है, जे के बाद क्या आता है, एल। तो एल मतलब मैंने आपको बताया, आपके जुगाड़ में आपके फ्रेंड ने आके लकड़ी कर दी एल, तो वो उसने अपना एक नया इन्वेंशन बना दिया, दैट इज न्यू इन्वेंशन। और उसके बाद एल ए आ गया। एल ए से आपको याद होगा, सर ने बताया था, एल ए मतलब लकड़ी का जो बोर्ड होता है, एल वो एल है जो आपका फ्रेंड आके करता है, और ये एल ए मतलब लकड़ी है, जो लकड़ी का बोर्ड है, जो हम लोग जब बचपन में थे पढ़ते थे, या मैंने भी बोर्ड बनाया, तो हमारा उस बोर्ड की बात हो रही है। उस बोर्ड से आप रिलेट कर लेंगे, अच्छा बोर्ड इट मीन्स अपोजिशन बोर्ड। सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 में डिफाइन है, कंट्रोलर बनाएगा। याद हो गई दोस्तों 10 डेफिनेशन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दोबारा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए सारी डेफिनेशन आपके दिमाग में वापस से रिकॉल हो जाएंगी, और फ्यूचर में आप कहीं भी रहोगे ये डेफिनेशन आप भूलने वाले नहीं हो। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों अब आपको पूरा समझ में आ ही गया है। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं और कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 21M। पहले तो ये जितने भी आपको यहाँ दिए गए हैं, मैं इनको एक बार याद करने का तरीका बता देता हूँ, और फिर एक एक करके इनको सबको डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले है सेक्शन नंबर 21M। क्या डिफाइन है, M मतलब आप इसको ऐसे याद करिए, मेरा पेटेंट। ठीक है, M से मतलब मेरा पेटेंट।
पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब सिंपल सा क्या कह रहे हैं कि पेटेंट का मतलब क्या है, वो मतलब है कि अगर किसी इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट दिया जाता है अंडर दिस एक्ट, मतलब कि इस एक्ट में बात हो रही है, कोई भी आपका इन्वेंशन है उसमें जो आपको पेटेंट दिया जाएगा वो जितना, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जितने टाइम पीरियड तक वो आपका रहेगा, जैसे 20 ईयर्स तक आपका वो रहता है, ठीक है ना, तो 20 ईयर्स तक के लिए ही आपको पेटेंट ग्रांट होगा। इट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। ऐसा पेटेंट जो किसी इन्वेंशन के लिए दिया जाएगा अंडर दिस एक्ट उसे बोला जाएगा पेटेंट। इट मीन्स, ठीक है, पेटेंट का मतलब ये है। सेक्शन नंबर 21 एम, एम मतलब मेरा पेटेंट, याद कर लीजिए। फिर आया एन, एन का मतलब क्या है, पेटेंट एजेंट। अब कैसे याद करेंगे, एन आप ऐसे याद कर लीजिए, मैं अभी नया नया पेटेंट एजेंट बना हूँ, न्यू, मैं अभी नया नया पेटेंट एजेंट बना हूँ, तो एन से आप रिलेट कर सकते हैं, एन मतलब कि न्यू या फिर नया, न्यू या फिर नया, ठीक है। अब पेटेंट एजेंट का मतलब क्या है, पेटेंट एजेंट मींस अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ पेटेंट एजेंट। मतलब एक कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि इस एक्ट के अंडर रजिस्टर है एज अ पेटेंट एजेंट, उसे हम बोलेंगे पेटेंट एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 21O, ये सब MNO, इनको ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट में नहीं पूरा है। सेक्शन नंबर 21O, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। ओ मतलब कि ऑब्जेक्ट, याद करने का तरीका है, ओ मतलब कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी क्लास के लास्ट में हम समरी भी आपको पूरी दे देंगे, एक बार वो भी सारी चीज़ें देख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पेटेंटेड आर्टिकल एंड पेटेंटेड प्रोसेस। इट मीन्स रेस्पेक्टिवली एन आर्टिकल और प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेटेंट इज इन फोर्स। मतलब क्या है कि ये पेटेंटेड आर्टिकल या पेटेंटेड प्रोसेस ये तब तक पेटेंटेड रहेगा जब तक उस आर्टिकल और प्रोसेस में वो पेटेंट लागू है, इज इन फोर्स। जैसे मान लीजिए आपका कोई इन्वेंशन है, ठीक है, पेटेंट का टर्म होता है आपको सबको पता है 20 ईयर्स के लिए, मतलब कि 20 ईयर्स तक आपका जो इन्वेंशन है उसको हम बोलेंगे कि ये एक पेटेंटेड आर्टिकल है, पेटेंटेड। अब वो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई प्रोसेस है, किस चीज़ का आप इन्वेंशन कर रहे हैं, किस पे आपने पेटेंट लिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हमने माना सपोज एक आर्टिकल है, तो पेटेंटेड आर्टिकल जैसे ही आपका 20 ईयर्स खत्म हुआ, पेटेंट के राइट्स खत्म, तब फिर वो आपका पेटेंटेड आर्टिकल नहीं रह जाएगा, तब वो पेटेंटेड आर्टिकल नहीं रह जाएगा। तो क्या मतलब है पेटेंटेड आर्टिकल, मतलब सिंपल सी बात है, पेटेंटेड आर्टिकल, जिस आर्टिकल पे पेटेंट है वो पेटेंटेड है, जिस प्रोसेस पे पेटेंट है वो पेटेंटेड है, बस सिंपल। कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 21O में। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है पेटेंटेड आर्टिकल बताइए आप कहाँ पर डिफाइन है, आर्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट मतलब कि 21O। नेक्स्ट है हमारा 21OA, इसको मैंने ऐसे याद करने का तरीका लिखा हुआ है, गोल, गोल के बीच के दो वर्ड देखिए, ओ ए, गोल। अब गोल कैसा हो सकता है, गोल हमारा इंटरनेशनल हो सकता है, मतलब कि हम क्या करेंगे, हमारा जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग छोटा क्यों सोचते हैं, हमें सोचना ही बड़ा, हम आगे चल के जो क्लाइंट्स पकड़ेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ेंगे ना, तो हमारा गोल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इसलिए इसको ऐसे याद करिए, ओ ए, गोल मेरा इंटरनेशनल है। तो जब इंटरनेशनल की बात हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी की बात हो रही है। अब पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी क्या है, इट मीन्स the patent cooperation treaty done at Washington on 19th day of June 1970 as amended and modified from time to time। आपने अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी वाला क्लास देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी क्या है, और अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी क्या है। मान लीजिए सपोज कोई भी इन्वेंटर है, उसने इन्वेंट किया, अब उसने इंडिया में तो फाइल कर दिया, इंडिया में फाइल करने के बाद वो चाहता है मुझे बाकी कंट्रीज़ में भी करना है। तो दो तरीके होते हैं, या तो होता है पेरिस कन्वेंशन, या तो वो पेरिस कन्वेंशन के थ्रू फाइल किया जाए, या फिर होता है आपका पीसीटी के थ्रू फाइल किया जाए। तो दोनों में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, पेरिस कन्वेंशन में क्या होता है, आपको अलग अलग कंट्रीज़ में, मल्टीपल कंट्रीज़ में आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस देने पड़ते हैं, ठीक है, मल्टीपल कंट्री और मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको देने पड़ते हैं। तो ये पेरिस कन्वेंशन। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा एक ही एप्लीकेशन से सारी कंट्री में काम हो जाए, तो वो है हमारा, उसके लिए बोलते हैं पीसीटी या पीसीटी रूट बोला जाता है, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है।
इंटरनेशनली आप फाइल करते हैं, इंटरनेशनल फेज में जाता है, उसके बाद क्या होता है वो हर एक एक कंट्री के पास पहुंच जाता है आपका एप्लीकेशन नेशनल फेज में। फिर वो कंट्री डिसाइड करती है कि आपको पेटेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पेरिस कन्वेंशन कहाँ काम आता है? मान लीजिए सपोज आपका पर्पस है कि हमको 10 कंट्रीज में नहीं फाइल करना, हमें सिर्फ 1 या 2 कंट्री में फाइल करना, तो आप पेरिस कन्वेंशन के थ्रू जा सकते हैं, थोड़ा खर्चा कम आता है। अदरवाइज अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा कंट्रीज में फाइल करना चाह रहे हैं तो पीसीटी इज़ बेस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। MNO और OA याद होगा आपको। M मतलब मेरा, N मतलब न्यू यानी कि नया नया, O मतलब कि ऑब्जेक्ट, OA मतलब गोल। अब P से आप समझ लीजिए, P का मतलब ही है पेटेंटी। P का मतलब है पेटेंटी, और इसे मैं तो अपने नाम से याद करूंगा, प्रशांत, मैं पेटेंटी हूँ। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे, आपका भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका अगर नाम पी से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको वैसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सिर्फ पी मतलब पेटेंटी, डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, कुछ भी इसको अलग से करने की जरूरत नहीं। इट मीन्स द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड ऑन द रजिस्टर एज द ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट। मतलब क्या है? मतलब कि वो पर्सन जो कि उस रजिस्टर में जिसका नाम लिखा गया है, और वो होगा कौन? जिस ग्रांटी, ग्रांटी मतलब कि जिसको पेटेंट ग्रांट हुआ है, ग्रांटी हो सकता है, और प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट, पेटेंट का ओनर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, करंट ओनर जो है। मान लीजिए मैंने जो है अपना पेटेंट लिया, बाद में मैंने पेटेंट किसी और को दे दिया, मैंने कंपनी को दे दिया, तो करंट जो ओनर है वो प्रोप्राइटर है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? इन्होंने बोला पेटेंटी कौन हो सकता है? पेटेंटी मीन्स द पर्सन फॉर टाइम बीइंग एंटर्ड ऑन द रजिस्टर, रजिस्टर में नाम होगा, और वो होगा कौन? एज द ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट, मतलब जिसको पेटेंट ग्रांट होगा और जो कि उस पेटेंट का प्रोप्राइटर होगा या मालिक होगा। पी में डिफाइन है। सेक्शन नंबर क्यू, पेटेंट ऑफ एडिशन। अब क्यू को आप याद कर सकते हैं क्वांटिटी से, क्यू को आप याद कर सकते हैं क्वांटिटी से। क्वांटिटी के लिए आप क्या याद कर सकते हैं? क्वांटिटी क्या होती है? या तो हम क्वांटिटी को घटा सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी से आपको याद आ जाएगा, एडिशन की बात करी थी। तो पेटेंट ऑफ एडिशन मीन्स अ पेटेंट ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 54। अब देखिए दोस्तों, वापस से चलिए अपनी पुरानी क्लास पर। अगर आपको याद होगा, सेक्शन नंबर 54 मैंने आपको कहाँ बताया था? आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें इसलिए लर्न करवाई, लेकिन आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते। क्या है आपको पता है? सेक्शन नंबर 54 बहुत आसान तरीका बताया था याद करने का। 54 मतलब कि क्या हुआ? 54, 5 + 4 = 9। कौन सा चैप्टर आ गया? चैप्टर नंबर 9 आ गया, जहां पर बात करी थी पेटेंट ऑफ एडिशन की। मीन्स अ पेटेंट ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54। और मैंने आपको उस टाइम पे ये भी बताया था कि पेटेंट ऑफ एडिशन होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट पे पेटेंट ले लिया है, किसी इन्वेंशन पे आपने पेटेंट ले लिया, अब आपको लगा कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हुए, कुछ और चेंजेस आपने उसमें किए, तो आप दोबारा जाते हैं पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो होता है हमारा पेटेंट ऑफ एडिशन। कहाँ पर डिफाइन है? चैप्टर नंबर 9 के सेक्शन नंबर 54 में। चैप्टर नंबर 9 के सेक्शन नंबर 54 में आपको याद आ जाएगा चैप्टर नंबर 9 में क्या दिया हुआ है और कहाँ से उसमें सेक्शन स्टार्ट है। सेक्शन नंबर 54 से स्टार्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका आ जाता है पेटेंट ऑफिस। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन नंबर 74 आ गया, याद है आपको? क्या आप वापस रिकॉल पर कर पाएंगे? अगर आप पढ़ रहे होंगे, डेली मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 74 क्या आपको याद है? नहीं याद है? कैसे मैंने आपको याद करवाया था? 6, 7, 2, 73 मैंने आपको कैसे याद करवाया था? 6 और 7 दोनों का एडिशन करें तो क्या होता है? क्या होता है दोनों का? 13। यानी कि ये है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 को जो सेक्शन है वो कितने हैं? 67 से 72, नॉट 73, 67 से 72, यहाँ तक आ गया चैप्टर नंबर 13। और मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको बताया था क्लास में, क्लास 12th में आप जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। 12th के बाद आपका नेक्स्ट ईयर जो आता है 13th, आप 12th के बाद क्या करने जाते हैं? आप बीटेक करने जाते हैं। तो बीटेक करने जाते हैं 13th में, तब आपका नाम जो है रजिस्टर में लिखा जाता है। जब रजिस्टर में नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट ईयर 14th ईयर आपको ऑफिस में बुला लिया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पर पेटेंट ऑफिस की बात हो रही थी, चैप्टर नंबर 14 में डिफाइन है। और 14 में अगर हम सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 14 में हमारे सेक्शन कौन से डिफाइन है, कहाँ से डिफाइन है? ये आपके डिफाइन है 73 से 76। चैप्टर नंबर 14 में आपके कहाँ से सेक्शन डिफाइन है? देखिए मैं आपको वापस से चलता हूँ, आप ऐसे नहीं याद, आपको याद आएगा, मैं फिर से याद दिलाता हूँ। 73 से 76 देखिए,
चैप्टर नंबर मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स याद करवाए थे, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे चैप्टर नंबर 5, 5 5 ज़ा 25, 25 से इसके सेक्शन स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 9 मैंने आपको बताया था 5 और 4, 54 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था 9, 10, 11 तक एक एक गैप है, एक एक साल का गैप है। तो 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, चैप्टर 11 हो गए। चैप्टर 12 में मैंने आपको बताया था 2 साल का गैप है। आप ये समझ लीजिए कि मेरी बैक लग गई या जो कुछ भी हुआ, मैं फेल हो गया, या 10th के बाद 12th आता है तो 2 साल का गैप होता है। तो 63, फिर 2 साल का गैप यानी कि 64, 65, क्या आ गया 66। चैप्टर नंबर 13 कैसे याद कराया था, 67, 6 और 7 कितना होता है 13, 67। और इसी का जस्ट अपोजिट है, वो लास्ट है आपका सेक्शन चैप्टर नंबर 14 का। 67, 6 और 7 कितना होता है 13। इसका जस्ट अपोजिट है 7, 6, 67 को अपोजिट कर दीजिए 76 हो जाएगा। वो चैप्टर नंबर 14 का लास्ट सेक्शन है, यानी कि 76 है। तो 76 और 67 से ये कहाँ तक है आपको पता है 72 तक। तो ऑब्वियस है ये 73 से 76 हो गया हमारा चैप्टर नंबर 14। तो अब हमको याद आ गया कि 74 यानी कि किस चैप्टर पर बिलोंग करेगा, चैप्टर नंबर 14 को। और जहाँ पर बात किसकी करी गई थी, पेटेंट ऑफिस की। किसकी बात करी गई थी, पेटेंट ऑफिस की। ठीक है, वापस चलते हैं। पेटेंट ऑफिस मींस द पेटेंट ऑफिस रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 74। अब सेक्शन नंबर 74 हमें क्या बताता है, सेक्शन नंबर 74 हमें पेटेंट ऑफिस के बारे में बताता है। अब आप बोलेंगे पेटेंट ऑफिस क्या होता है। पेटेंट ऑफिस मतलब कि वो ऑफिस जहां पर पेटेंट से रिलेटेड आपके काम किए जाते हैं। पेटेंट ऑफिस वो ऑफिस जहां पर पेटेंट से रिलेटेड काम हो सकते हैं। कोई एप्लीकेशन फाइल होगा, पेटेंट ऑफिस में होगा। एग्जामिनेशन होगा, पेटेंट ऑफिस में होगा। पेटेंट ग्रांट होगा, कहाँ पर होगा, पेटेंट ऑफिस में होगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, सेक्शन नंबर 74 में डिफाइन है कि पेटेंट ऑफिस होगा। और पेटेंट ऑफिस क्या होगा ये भी आपको पता है। और पेटेंट ऑफिस कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 4 हैं। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और क्या आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, यहां तक याद होगा, सारे याद होगा इतनी डेफिनेशंस। वापस से पीछे चलिए, देखिए एक एक करके रिवाइज करिए। देखिए सारी चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो गई, हम लोगों ने कितना सब कुछ कितना पढ़ लिया देखिए। ठीक है, ये पूरा पढ़ लिया। सेक्शन नंबर 2, 1, A, B, A, C, F, I और I, A पूरा हो गया। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी। फिर J, J, A, K, L, L और L, A पूरा हो गया, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दी। M, N, O, O, A, P, Q, R। अब ये लास्ट है हमारा सेक्शन है, जो बचते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी सी डेफिनेशन और बचती हैं, एस से लेकर के वाई। इनको और देख लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 2 पूरा कंप्लीट फिनिश। एस मतलब पर्सन। अब एस को आप कैसे याद कर सकते हैं, एस मतलब सोशल। सोशल कौन होता है, आदमी तो हो सकता है, पर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या लिखी, इसको समझिए। आप सिर्फ याद वो मत करिए, वो तो आप याद करिए, बट आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी समझिए। पर्सन इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पर्सन इंक्लूड्स द गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि मतलब जो पर्सन है इसमें आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है। पर्सन क्या हो सकता है, पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। ये इनका कहने का मतलब है। इस एक्ट में जहाँ कहीं भी ऐसा वर्ड आएगा जहाँ भी पर्सन लिखा होगा तो उस पर्सन में गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी, ये कहने का मतलब है। और कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर दोस्तों 21S। एस मतलब आपको याद आ जाएगा सोशल। सोशल कौन होता है, पर्सन। नेक्स्ट देखिए टी को हमने ऐसे याद किया है, टी मतलब इंटरेस्ट, INTEREST। लास्ट वर्ड क्या है, टी। या आप डायरेक्ट ऐसे भी पढ़ सकते हैं ST। एस का मतलब आपको समझ में आ गया, पर्सन है तो एस के जस्ट बाद वाला टी, पर्सन इंटरेस्टेड है, पर्सन इंटरेस्टेड। ऐसे ही सेम आगे आपको मिलेगा यू और वी, तो STUV आपको आराम से याद हो जाएंगे। यू का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो पहले से डिसाइड होता है, पहले से डिफाइन होता है, जो कि रूल में लिखा हुआ है। तो यू को मैंने ऐसे याद किया है, RULES, यू। ये बीच में वर्ड आ रहा है ना, यू मतलब रूल्स। अब यू और वी एक साथ हैं, आगे पीछे हैं, प्रिस्क्राइब्ड और प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सेम ऐसे ही ST है, पर्सन और पर्सन इंटरेस्टेड। चलिए अब एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। पर्सन का मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं पर्सन इंटरेस्टेड क्या कह रहा है। पर्सन इंटरेस्टेड इंक्लूड्स अ पर्सन engaged in
और इन प्रोमोटिंग रिसर्च इन द सेम फील्ड एज दैट टू विच द इन्वेंशन रिलेट्स। मतलब पर्सन इंटरेस्टेड कौन हुआ, बोल रहा है कि ऐसा पर्सन जो कि इंगेज है प्रोमोटिंग में भी, रिसर्च में भी, और किसमें, अपनी सेम फील्ड में, एज दैट टू विच द इन्वेंशन रिलेट्स, जिससे इन्वेंशन रिलेटेड है। मतलब मान लीजिए मैं किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ, और आपने क्या किया, आपने उसी टेक्नोलॉजी पे पेटेंट ले लिया, आपने उसी टेक्नोलॉजी पे पेटेंट ले लिया, और मैं उसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो आपने पेटेंट लिया है, ये सही तरीके से लिया है कि नहीं लिया है, मैं इसके लिए आपको अपोज कर सकता हूँ, अपोजिशन फाइल कर सकता हूँ। तो मैं कौन हुआ, पर्सन इंटरेस्टेड। समझ गए आप, पर्सन इंटरेस्टेड, क्योंकि आपने जिस फील्ड में, आपने जिस टेक्नोलॉजी में पेटेंट लिया है, मैं उसी फील्ड से रिलेटेड, उसी टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसमें इंगेज हूँ, प्रोमोटिंग में, रिसर्च में, इनमें सब में। ठीक है, आ गया समझ में, पर्सन इंटरेस्टेड, एस और टी याद रखिएगा, पर्सन एंड पर्सन इंटरेस्टेड। नेक्स्ट है टी ए, बहुत सिंपल है इसको याद करने का तरीका, टैबलेट। मेडिसिन की बात हो रही, टैबलेट और बोलिए मेडिसिन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फार्मा की बात हो गई, टैबलेट मतलब मेडिसिन मतलब फार्मा, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। क्या कह रहे हैं, इट मीन्स एनी न्यू एंटिटी। अब ये न्यू एंटिटी क्या हो सकती है, जो फार्मा से रिलेटेड हो, ठीक है, इन्वॉल्विंग वन और मोर इन्वेंटिव स्टेप्स। इसको एग्जाम्पल से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मीन्स एनी न्यू फार्मा एंटिटी, फार्मास्यूटिकल एंटिटी, ऐसी कोई नई फार्मास्यूटिकल एंटिटी होनी चाहिए जिसमें एक या एक से ज़्यादा इन्वेंटिव स्टेप हो। अब इसको मैं आपको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि सपोज मेडिसिन है, मान लीजिए क्रोसिन, ठीक है, क्रोसिन है। आपने क्या बोला, आपने बोला कि हम, मैं एक ऐसी मेडिसिन बना देता हूँ, या मैं क्या करूँगा, क्रोसिन जैसी ही बना देता हूँ, कुछ उसमें नया नहीं है, बट मैं उसका क्या करता हूँ, मैं उसका शेप चेंज कर देता हूँ, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है क्या, नहीं है। लेकिन आपने बहुत साल रिसर्च किया, आपने रिसर्च करने के बाद एक ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड कर लिया, केमिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, या आपने ऐसा केमिकल फार्मूला बना दिया जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, और जिसमें आपको लग रहा है कि आपने रिसर्च करी, आपकी रिसर्च उसमें इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स भी इन्वॉल्व हैं। तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जो एकदम नया आपने बना दिया है, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप्स भी इन्वॉल्व हैं। वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है यू। यू मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। यू को मैंने आपको क्या बताया, कैसे आपको याद करना है, रूल्स। रूल्स की स्पेलिंग होती है RULES। ये जो रूल्स, रूल्स RU, यहाँ से मैंने याद कर लिया, यू से रूल्स। देखिए रूल्स क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्यों बोला गया, मैंने आपको याद करने का तरीका होता है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ हाई कोर्ट, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट, इन अदर केसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। प्रिस्क्राइब्ड को अगर मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, मतलब जो पहले से डिफाइन है, डिसाइडेड, डिफाइन समझिए या डिसाइडेड समझिए, ठीक है। डिसाइडेड, हिंदी में बोले क्या बोलेंगे इसको, डिसाइडेड मतलब पहले से पता, निर्धारित है, मतलब है ना, शुद्ध हिंदी बोले तो निर्धारित है जो पहले से, डिसाइडेड। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग्स बिफोर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने अगर आपकी सुनवाई होती है, देन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट, मतलब कि उस समय वो रूल्स लागू होंगे जो कि हाई कोर्ट ने बनाए हैं, हाई कोर्ट के द्वारा पहले से डिसाइडेड है, पहले से डिफाइन है। अगर हाई कोर्ट के सामने, जैसे मान लीजिए पेटेंट्स एक्ट में क्या होता है, डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, तो अगर आपके एक्ट की बात हो रही है तब तो हम कौन सा रूल लेंगे, जो एक्ट के अंदर रूल्स बने हुए हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट तक पहुंच जाएगा तब वहां पर वो रूल्स डिफाइन किए गए हैं जो कि हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए हैं। तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ हाई कोर्ट, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा, हाई कोर्ट के सामने सुनवाई हो रही है, तो वहां पर वही रूल्स लागू होंगे जो कि हाई कोर्ट ने बनाए हैं। इन अदर केसेस, अदर केस में क्या होगा, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो इस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में कौन से रूल्स बने, पेटेंट रूल्स 2003, पेटेंट रूल्स 2003, समझ गए। तो अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट के अपने उनके रूल चलेंगे, अदरवाइज बाकी सब केस में पेटेंट रूल्स 2003। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसको थोड़ा समझिए, ये क्या है वही चीज, कुछ अलग नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब कि पहले से डिसाइडेड एक कोई क्या बोलते हैं प्रोसेस है,
प्रिस्क्राइब्ड मैनर, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और लिख दी है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, रूल्स वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी आएगा कि इट इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। मतलब कि जो पहले से डिसाइडेड फीस है वो भी इसी के अंदर आएगी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। ठीक है, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पता है कि पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कितनी फीस लगती है, 1600 रुपये। इंडिविजुअल है तो 1600 रुपये, तो पहले से डिसाइडेड है ये फीस। लेकिन उन्होंने बोला क्या है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ द, मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पूरा प्रोसेस है, पूरा तरीका है, तो इसमें तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें फीस भी इंक्लूड है। मतलब आप अगर फाइल करते हैं लेकिन आपने अगर क्या बोलते हैं फाइल करने के साथ साथ आपने फीस नहीं दी तो वो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस है, पहले से डिसाइडेड फीस है, वो भी आपको देनी पड़ेगी, और ये सब क्या माना जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है, वी मैनर, मतलब आप मान के चलिए प्रिस्क्राइब्ड पहले से डिसाइडेड है, मैंने इसको ऐसे याद किया, वी मीन्स वैलिड, या आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यू में प्रिस्क्राइब्ड है, वी में प्रिस्क्राइब्ड मैनर है। तो कौन कौन से हैं, एक एस, दूसरा टी, उसके बाद यू एंड वी। ठीक है, एस मतलब सोशल, मतलब पर्सन, टी मतलब इंटरेस्टेड, पर्सन इंटरेस्टेड, यू मतलब रूल्स वाला, तो आपको समझ में आ गया प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड की बात हो रही है, और वी मतलब उसका नेक्स्ट, तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, समझ गए ना आप। नेक्स्ट देखिए डब्लू। अब यहाँ पे डब्लू का क्या मतलब है, सेक्शन नंबर 21 डब्लू। डब्लू को आप याद कर सकते हैं वीक डेज या वीकेंड से, वीक डेज या फिर वीकेंड। अब आपको ये समझ में आ गया, वीक डेज या फिर वीकेंड किसकी बात हो रही है, दिन की बात हो रही, डेज की बात हो रही, डेट की बात हो रही। तो समझ में आ गया 21 डब्लू मैंने मुझे याद करना है, डेट की बात हो रही। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रायोरिटी डेट हैज़ द मीनिंग असाइन टू इट बाय सेक्शन 11। मतलब सिंपल से उन्होंने बोल दिया है कि जो सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया वही प्रायोरिटी डेट है। अब प्रायोरिटी डेट क्या होती है, द डेट ऑन विच द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द इन्वेंशन इज फाइल्ड वेदर इट इज प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रायोरिटी डेट को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। कुछ अभी एक दो दिन पहले किसी वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था मुझे डिफरेंस बताइए प्रायोरिटी डेट और फाइलिंग डेट में क्या डिफरेंस है। तो मैं आज यहाँ पर पूरा डिफरेंस आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आपके मन में कभी भी डाउट नहीं रहेगा। प्रायोरिटी डेट पहली चीज़ यहाँ समझिए कि सेक्शन नंबर 21 डब्लू में डिफाइन है। डब्लू मतलब आप इसको ऐसे याद करिए, वीकडेज या फिर वीकेंड। प्रायोरिटी डेट, अब प्रायोरिटी डेट होता क्या है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, द डेट ऑन विच द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द इन्वेंशन इज फाइल्ड। बस यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको मैं और बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए दो तीन चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं या वाइवा में बहुत पूछते हैं, वो है प्रायोरिटी डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए प्रायोरिटी डेट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एंड दूसरा है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं दोस्तों प्रायोरिटी डेट आखिरकार होती क्या है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो पहली लाइन लिखी है इसमें, द डेट ऑन विच द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द इन्वेंशन इज फाइल्ड, मतलब कि ऐसी डेट जिस पे फर्स्ट इन एप्लीकेशन फाइल करी गई है, बस वही प्रायोरिटी डेट है। अब आपको याद हो जाएगा जहां सबसे पहले फाइल करी गई। अब देखिए दोस्तों, दो तीन केस से आपको समझाता हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 मान लीजिए आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन दिया, आज डेट है 1 अगस्त 2026। ठीक है, आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन दिया, तो ये क्या हुआ आपका, आज दिया आपने, ये क्या हुआ आपका प्रायोरिटी डेट। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि 12 मंथ्स के अंदर हमको क्या देना होता है। आपने आज दिया प्रोविजनल एप्लीकेशन, उसको बोलते नहीं है, उसको बोलेंगे तो ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, लेकिन प्रोविजनल आपने स्पेसिफिकेशन दिया। लीगली अगर हम बात करें तो लीगली जो करेक्ट टर्म है या जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन में आपने अटैच किया प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, आज दिया, तो ये हो गई आपकी प्रायोरिटी डेट। जिस दिन आप अपने इन्वेंशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो होती है प्रायोरिटी डेट। ठीक है, अब आपको टाइम मिलता है 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना होता है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना होता है। आपने बोला चलो ठीक है, मैं 1 दिसंबर 2026 को कंप्लीट एप्लीकेशन दे देता हूँ, सो दैट विल बी योर फाइलिंग डेट, वो होगी आपकी फाइलिंग डेट। आ गया समझ में, वो होगी आपकी फाइलिंग डेट। ये केस था हमारा प्रोविजनल प्लस स्पेसिफिकेशन, सॉरी प्रोविजनल प्लस कंप्लीट का।
सेकंड केस लेते हैं दोस्तों। सेकंड केस में मान लीजिए आपने क्या बोला, आपने बोला हम सीधे सीधे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देते हैं, मतलब मुझे पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी, मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। कंप्लीट आपने आज दिया 1 अगस्त 2026, एप्लीकेशन फाइल करी, पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया, तो दोस्तों यही आपकी प्रायोरिटी डेट होगी, यही आपकी प्रायोरिटी डेट होगी और यही आपकी फाइलिंग डेट होगी। समझ में आ गया? आ गया समझ में दोनों में डिफरेंस। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस मान लीजिए आप जाते हैं सेक्शन 39 से के थ्रू आप परमिशन ले लेते हैं कंट्रोलर से, कंट्रोलर आपको फॉरेन फाइलिंग के लिए लाइसेंस दे देते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है सेक्शन 39, देख लीजिएगा। सेक्शन 39 में वो आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको रिटन परमिशन मिल जाती है कंट्रोलर की तरफ से कि अब आप जाकर के बाहर किसी कंट्री में आप फाइल कर सकते हैं अपना पेटेंट का एप्लीकेशन, आप बाहर फाइल कर सकते हैं। तो आप गए, आपने पहले जो है यूएसए में फाइल किया, मान लीजिए आज आपने फाइल किया 1 अगस्त 2026 को, आपने वहाँ फाइल कर दिया। अब आपको लगा 2 महीने बाद कि अब यार इंडिया में भी फाइल करना चाहिए, तो आपने इंडिया में फाइल कर दिया, आपने इंडिया में फाइल कर दिया 1 अक्टूबर 2026 को। अब जो पहले मैंने आपको अभी लाइन पढ़ाई उसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ, द डेट ऑन विच द फर्स्ट एप्लीकेशन, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन विच द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द इन्वेंशन इज फाइल। पहले कहाँ एप्लीकेशन फाइल करी थी? फर्स्ट इन्वेंशन, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ फाइल करी इन्वेंशन के लिए? पहले कहाँ फाइल करी? यूएसए में। तो यूएसए में जो आपने सबसे पहले फाइल करी, यानी कि वो क्या हो गई आपकी? वो हो गई दोस्तों आपकी प्रायोरिटी डेट। क्या हो गई? प्रायोरिटी डेट। प्रायोरिटी डेट इंडिया में फाइल करी 1 अक्टूबर, ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गई आपकी फाइलिंग डेट। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसने भी कमेंट में पूछा था, आपको भी मुझे लगता है कि आप अब शायद आपके जो कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर लगता है कुछ आपकी क्वेरी है तो आप जो है दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 21X। यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया ना, प्रायोरिटी डेट तक। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 21X। एक्स मतलब इसको मैंने कैसे याद किया है? इसको मैंने ऐसे याद किया है, एक्स मतलब जेरोक्स। ठीक है, रजिस्टर या कॉपी में हम लोग जाते हैं, हम लोग उसका कुछ ना कुछ जेरोक्स कराते हैं, तो रजिस्टर से याद आ जाएगा आपको जेरोक्स मतलब कि रजिस्टर। जेरोक्स मतलब कि रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स रेफर टू इन सेक्शन 67। अभी आपको याद कराया थोड़ी देर पहले, सेक्शन 67, 6+7 13, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में किसकी बात करी थी? चैप्टर नंबर 13 में किसकी बात करी थी? पेटेंट ऑफिस की। ठीक है, सॉरी नॉट पेटेंट ऑफिस, चैप्टर नंबर 14 में था पेटेंट ऑफिस, चैप्टर नंबर 13 में बात करी थी रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स। रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, आपने 12th किया, 12th पास करने के बाद आप चले गए बीई करने, बीटेक करने। जब आप बीटेक करने गए तो आपका रजिस्टर मेंटेन किया गया, रजिस्टर ऑफ मेंटेनेंस 13th ईयर में। ठीक है, याद आ गया ना? चलिए, तो वही यहाँ पर बात हो रही है। इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो भी पेटेंट होते हैं उनका सबका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, रेफर टू इन सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग। अब ये जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके सेक्शन याद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाई, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, वाई मीन्स यू, वाई मीन्स यू, आप। ठीक है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हैं, आप ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर डज नॉट इंक्लूड आइदर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया और अ पर्सन टू whom एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। देखिए समझिए क्या कह रहे हैं, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की डेफिनेशन दी गई है, मैंने दोनों को मार्क किया है स्टार, एक ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और दूसरा प्रायोरिटी डेट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहे हैं? इट डज नॉट इंक्लूड आइदर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया। कोई इंपोर्टर है, बाहर से आ गया अपनी टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में, उसने बोला हमको इसमें चाहिए भैया पेटेंट, नहीं मिलेगा। क्यों? वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही वो ऑलरेडी जो है अपनी चीज़ बना चुका, उसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ आकर उसने बोल दिया कि अब हम भैया इसके लिए हमें पेटेंट चाहिए, नहीं मिलेगा। ठीक है ना? फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया, समझ रहे हैं? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? और अ पर्सन टू हुम एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब बाहर से कोई मान लीजिए किसी ने कम्युनिकेट कर दिया
इंडिया में बाहर से किसी कंट्री ने इंडिया में कम्युनिकेट कर दिया कि भैया एक काम करो, ये टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तुम इसके लिए पेटेंट ले लो। हम इसको यूज़ कर रहे हैं पहले से, तुम इसके लिए पेटेंट ले लो। बाहर से किसी ने कम्युनिकेट कर दिया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर में ये दो डेफिनेशन है जिनको हटाया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। कौन सी? पहली तो जो फर्स्ट इन्वेंटर होगा। देखिए, अगर आपका जो इन्वेंशन है आपने वहाँ फाइल किया, उसके बाद आप इंडिया में फाइल करते हैं, ऑब्वियस है पेटेंट मिलेगा। लेकिन आपका जो पहले इन्वेंशन हो चुका है ऑलरेडी, आपका इन्वेंशन पहले हो चुका है, उस पर आप पेटेंट वगैरह सब कुछ ले चुके हैं, लेकिन वही सेम चीज़ लेके आप इंडिया में आ गए, आप ऑलरेडी पेटेंट ले चुके हैं, वही सेम चीज़ लेके आप इंडिया में आ गए और अब आप बोल रहे हैं हमें इसके लिए पेटेंट चाहिए, नहीं मिलेगा। और आपने मान लीजिए सपोज़ वही चीज़ जो आप वहाँ पे लिए बैठे हैं, आपने पेटेंट करा लिया, सब कुछ हो गया है, अब आपने यहाँ पे इंडिया में फ़ोन कर दिया, किसी को बता दिया, किसी को कैसे भी करके कम्युनिकेट कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी वहाँ चल रही है, तो आपको क्या उसके लिए पेटेंट मिलेगा? नहीं। पेटेंट किसका मिलता है? जो नई एकदम नॉवेल चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई, किसी ने बाहर कोई, मान लीजिए कोई ऐसी कोई बैटरी बना दी, मान लीजिए उसने मुझे बोला मैंने ये बैटरी बनाई है, अब एक काम करो इसको तुम इंडिया में बना लो और इस पर पेटेंट ले लो, तो मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले बन चुकी है, उसको पेटेंट मिल चुका है। तो ये है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इसलिए ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरा चैप्टर 2 की जितनी डेफिनेशंस हैं सब याद हो गई होंगी। और लास्ट में देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी की पूरी आपको समरी दे दी है, हर एक सेक्शन की पूरी समरी, और इसको याद करने की ट्रिक भी आपको दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा और आपको याद करने का तरीका भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ भी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे सवाल अपने पूछ सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।